दोस्तों, सरस्वती ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र विषय का टॉपिक वाइज अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को पहले वीडियो में हमने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था और आज के वीडियो में हम लोग पहला यूनिट यानी कि वैदिक कालीन शिक्षा, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे और इसके बारे में ही पढ़ेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की अगर जो हम बात करें तो यह सबसे प्राचीनतम कालीन शिक्षा व्यवस्था है, यानी कि प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था है जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक चला था और यह मुख्यतः दो भागों में बटा है। ठीक है, आपको पता है एक वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसे ब्राह्मणीय काल भी कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्राह्मणीय काल कहा गया है। उस समय पे, उस काल में धर्म के अत्यधिक प्रचार प्रसार थे, अतः उस काल को धर्म के काल के नाम से भी जाना गया और जो भी हिंदू धर्म के लोग थे उनके जीवन का जो आधार था वह धर्म ही था। इसी आधार पे जो प्राचीन काल की सभ्यता थी, उस सभ्यता के आधार पे जो भी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक जो भी कारक थे वह सभी धर्म से ही प्रभावित थे। धर्म के आधार पर ही उनका जीवन काल संचालित होता था, अतः उन्हें अपने जीवन में धर्म से ही जुड़ के रहना था और धर्म के आधार पर ही अपना व्यवहार करना था, है ना। तो उस काल में जो शिक्षा व्यवस्था का आधार था वो क्या था? धर्म था। क्या था? धर्म था। तो जैसे यहाँ पे दिया भी गया, देख लीजिए आप लोग, कि प्राचीन काल में सभ्यता को बनाने तथा इसमें बदलाव लाने में राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक कारकों की तुलना में धर्म के अधिक प्रभावी होने की वजह से ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा का जन्म धर्म से हुआ है। यानी कि जो हमारी प्राचीन वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था है उसका जन्म किससे हुआ है? तो धर्म से हुआ है, जिसे आप लोग प्राचीन काल में क्या कहते थे? सनातन धर्म कहते थे। क्या कहते थे? सनातन धर्म कहते थे। आगे देखिए, उस समय धर्म ने हिंदुओं के संपूर्ण जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया। जितने भी पहलू हैं उन सभी पहलुओं को क्या किया? प्रभावित किया, तथा उस समय के प्रमुख विचारकों ने सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को एक व्यापक प्रणाली के रूप में प्रस्तुत कर इसे धर्म की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? धर्म की संज्ञा दी। किसको प्रस्तुत करके? तो जो भी सामाजिक थी, राजनैतिक, आर्थिक जो भी पहलू थे जीवन के, इनके जो भी मूल सिद्धांत थे, इनको इन्होंने किस रूप में प्रस्तुत किया? तो धर्म के रूप में प्रस्तुत किया। अगर जो हम दूसरे शब्दों में इसे जाने तो कहा जा सकता है कि आदर्शों, परंपराओं तथा आचारों के संपूर्ण जाल को धर्म के नाम से संबोधित किया गया। किसके नाम से संबोधित किया गया? तो धर्म के नाम पे। किसको? आदर्शों, परंपराओं और आचारों। यानी कि एक लाइन में हम कह सकते हैं सभ्यता। एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं? सभ्यता, संस्कृति। ठीक है, ये सभी किस रूप में है? तो धर्म के रूप में है। अब इस वैदिक काल में जो शिक्षा का आधार बना वो क्या बना? धर्म बना। अब इस काल में धर्म के आधार पे शिक्षा देने के लिए जो धार्मिक ग्रंथ के रूप में जाने गए वो क्या जाने गए? वेद जाने गए। क्या जाने गए? वेद। ठीक है, अब धार्मिक चीजों का ग्रहण करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि धार्मिक सभ्यताओं को अपने अंदर विकसित करने के लिए वेदों का अध्ययन करना अति आवश्यक माना गया। अतः वैदिक कालीन शिक्षा के माध्यम से बच्चों को किसकी शिक्षा दी गई? तो वेदों की शिक्षा दी गई। किसकी शिक्षा दी गई? वेदों की शिक्षा दी गई। अब आपको पता है कि वेद मुख्यतः कितने हैं? तो वेद मुख्यतः 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपको ये भी बात पता है। अब इसमें जो ऋग्वेद है
सबसे प्राचीन वेद है। साम वेद जो है संगीत प्रधान वेद है। कर्मकांड प्रधान वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद है। और सबसे नवीनतम जो वेद है वो कौन सा है? अथर्ववेद है। इतनी वेद हैं और इन वेदों का अध्ययन करने के लिए अलग अलग समय भी निर्धारित किया गया और इस आधार पे शिक्षा को मुख्यतः 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो हम लोग जान सकते हैं कि कौन कौन से भाग थे। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, अब वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के 2 स्तर थे। कितने स्तर थे? 2 स्तर। कौन कौन से थे? तो पहला था प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, ठीक है, और दूसरा था उच्च यानी कि हायर। यानी कि प्राथमिक शिक्षा क्या होती थी, जिसे हम प्राइमरी एजुकेशन के नाम से जानते थे, इसको हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद से जो दूसरा है उच्च शिक्षा, उसे हम लोग जान लेते हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है ना। तो पहला है वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य नहीं था, इस कारण धर्म ग्रंथों में इसका कहीं विवरण नहीं मिलता है। ब्राह्मणों की उपेक्षा करने के बावजूद हमें ऋग्वेद में ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे पाठशाला की तरह किसी शिक्षा संस्था की कल्पना की जा सकती है। यानी कि आप लोगों को ऐसे हम समझाते हैं कि वैदिक काल में जो हमारा सबसे प्राचीन काल था, वैदिक काल, इस काल में शिक्षा के मुख्यतः 2 रूप थे। कौन कौन से थे? एक कौन थे? तो प्रारंभिक काल था या प्राथमिक शिक्षा था। दूसरा क्या था? उच्च शिक्षा था। क्या था? दूसरा उच्च शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा 2 था, उसके लिए कोई निर्धारित पाठशाला नहीं होती थी, यानी कि कोई भी विद्यालय या संस्था नहीं होती थी। जो प्राथमिक शिक्षा होती थी वो घर पे दी जाती थी। कहाँ पे दी जाती थी? घर पे दी जाती थी। किसके द्वारा दी जाती थी? तो जो भी हमारे पुरोहित होते थे उनके द्वारा दी जाती थी। अब जो पुरोहित होते थे यानी कि जो परिवार के वरिष्ठ लोग होते थे उनके द्वारा हमें क्या की जाती थी? उस काल के जो भी छोटे बच्चे थे उनको शिक्षा दी जाती थी। अब ये जो शिक्षा थी, इस शिक्षा को आरंभ करने के लिए एक संस्कार होता था, जिस संस्कार को हम लोग विद्या आरंभ संस्कार के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये विद्या आरंभ संस्कार किस तरह से होता था? जब बच्चे की उम्र 5 वर्ष हो जाती थी। कितनी हो जाती थी? 5 वर्ष हो जाती थी। तो 5 वर्ष होने के बाद बच्चे को स्नान कराया जाता था, नया वस्त्र धारण कराया जाता था। नया वस्त्र धारण कराने के बाद चावल के कुछ दानों को बिछा दिया जाता था और चावल के दानों को बिछाने के बाद बालक के अनामिका अंगुली से उस चावल के दानों पे वर्णमाला के किसी एक अक्षर को लिखवाया जाता था। अब बच्चा उस चावल के दानों पे वर्णमाला के किसी एक अक्षर को लिख देता था, तो उसके बाद उसकी प्राथमिक शिक्षा या हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा आरंभ कर दी जाती थी या आरंभ मान ली जाती थी। अब उसके बाद से जो भी परिवार के पुरोहित लोग होते थे, वरिष्ठ लोग होते थे, वो क्या करते थे? कथा कहानियों के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा जो होती थी, इसके तहत विभिन्न प्रकार के जो भी संख्यात्मक, मात्रात्मक या हम कह सकते हैं कि वर्णमाला का ज्ञान, इसको कराते थे, जिससे उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होती थी। समझ में आया आप लोगों को? यानी कि पूर्णतः बालक को विद्यालय नहीं जाना है, घर पे रहना है और उसका एक संस्कार होता था। उस संस्कार के माध्यम से उसका शिक्षा आरंभ किया जाता था और परिवार के जो पुरोहित होते थे वही उनको शिक्षा देते थे। इसलिए इसका विवरण यानी कि ब्राह्मण जो लोग थे वह इस प्रकार की शिक्षा नहीं सम्मिलित किए। किसमें? तो उस ग्रंथ में या ऋग्वेद में। ठीक है, उसके बाद से हम लोग किसके बारे में जानेंगे? तो उच्च शिक्षा के बारे में जानेंगे। किस शिक्षा के बारे में जानेंगे? उच्च शिक्षा के बारे में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। देखिए वैदिक युग की शुरुआत में सिर्फ प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी,
लेकिन सामाजिक प्रगति के साथ साथ शिक्षा के विषयों की संख्या में वृद्धि की वजह से पृथक संस्थाओं की आवश्यकता महसूस की गई, तो विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना हुई। यहीं से उच्च शिक्षा की शुरुआत होती है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वैदिक काल में शुरू में क्या था, सिर्फ प्राथमिक शिक्षा दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वैदिक काल का विकास होता गया, ठीक है, वैसे वैसे हम क्या करते गए, शिक्षा का भी विकास करते करते शिक्षा के स्तरों को भी उठाते गए, जिसके माध्यम से उच्च शिक्षा का निर्माण हुआ, विकास हुआ और इस आधार पे विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना भी हुई। अब वैदिक काल में सिर्फ ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को ही शिक्षा, वैश्य वर्ग, यानी कि ये आप लोगों को जानना चाहिए, ठीक है, वर्ण व्यवस्था के आधार पे मुख्यतः लोगों को 4 भागों में या 4 वर्णों में बांटा गया था। कौन कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन वैदिक काल में सिर्फ इन्हीं 3 वर्णों के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, इनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, को उच्च शिक्षा पाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इन जातियों के बालकों को 8, 10, 12 यानी कि ब्राह्मण के 8, क्षत्रिय के 10 और वैश्य के 12, इनका क्या किया जाता था? उपनयन संस्कार कराया जाता था। क्या कराया जाता था? उपनयन संस्कार कराया जाता था। और उपनयन संस्कार के आधार पे इनको गुरुकुल आश्रम में प्रवेश दिया जाता था और गुरुकुल आश्रम में प्रवेश के बाद ही इन्हें शिक्षा प्रदान की जाती थी उच्च स्तर की। ठीक है, देखिए यहाँ पे 8, 10, 12 वर्ष की उम्र में शिक्षा संस्थान में प्रवेश करते थे और शिक्षा प्राप्त के 2 चरण थे, यानी कि शिक्षा प्राप्त के भी 2 चरण थे। पहला था धर्म एवं साहित्य की शिक्षा 10 वर्ष की अवधि में और वेदों का अध्ययन की शिक्षा 12 वर्ष में। यानी कि जो वेद थे, 4 वेद अभी आपको पूर्व में बताए हैं, उन वेदों का अध्ययन करना होता तो एक वेद के अध्ययन में 12 वर्ष लगता और धर्म एवं साहित्य शिक्षा का अध्ययन करना होता तो बच्चे को 10 वर्ष लगता। समझ में आया? अब इस आधार पे पाठ्यक्रम को भी 2 प्रकार से बांट दिया गया था। 2 प्रकार के पाठ्यक्रम रखे गए, एक परा पाठ्यक्रम और दूसरा अपरा पाठ्यक्रम। परा पाठ्यक्रम का तात्पर्य आध्यात्मिक पाठ्यक्रमों से था। आध्यात्मिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत वेद, वेदांत, पुराण, दर्शन, उपनिषद, आध्यात्मिक विषय ये सम्मिलित थे, जबकि अपरा यानी कि भौतिक पाठ्यक्रम, जिसे लौकिक पाठ्यक्रम भी कहा गया, इसके अंतर्गत इतिहास, तर्कशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, भौतिक शास्त्र इत्यादि प्रकार के व्यावसायिक विषय थे, जिसके माध्यम से बालक के अंतर्गत व्यावसायिक दक्षता का विकास किया जा सके। समझ में आया? इस प्रकार से वहां पे उच्च शिक्षा दिया जाता था। अतः हम इस वीडियो के अंतर्गत ये जान पाए कि वैदिक काल क्या है, ठीक है, और वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था क्या थी। यानी कि आपने जान लिया वैदिक काल क्या था। और वैदिक काल में मुख्यतः 2 प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी, एक प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था और एक उच्च शिक्षा व्यवस्था। प्राथमिक शिक्षा घर पे दी जाती थी विद्यारंभ संस्कार के बाद, और उच्च शिक्षा, ठीक है, गुरुकुल आश्रम में दिया जाता था जो उपनयन संस्कार के बाद। यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जो बालक थे उनमें मुख्यतः 3 ही वर्ण के बालक शामिल थे, जिसके अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, और उनकी भी उम्र यानी कि आयु निर्धारित थी, जिसमें 8, 10, 12 सम्मिलित थे। समझ में आया? और उसमें भी प्रवेश से संबंधित जो पाठ्यक्रम थे वो मुख्यतः 2 थे, परा और अपरा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।